तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में डार्विनिज्म, थियोरी ऑफ डार्विन। तो आखिर में क्या थियोरी है डार्विन का, इसको डिस्कस करेंगे। तो आपको सबसे पहले समझना है कि डार्विन कहाँ गए थे। डार्विन गए थे सी वॉयेज, समुद्री यात्रा में गए थे। कितने ईयर के लिए गए थे? 5 ईयर के लिए। कितने ईयर के लिए गए थे? 5 ईयर के लिए गए थे। ठीक है, 1831 से लेकर 1836 तक ये गए थे। समझे? किसमें गए थे भाई? HMS बीगल शिप में गए थे, जिसका नाम है HMS बीगल, शिप का नेम है, उसमें गए थे। क्लियर है? आखिर डार्विन कहाँ गए थे? इन्होंने बहुत सारे आइलैंड को विजिट किया। साउथ अफ्रीका, आप देखो, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पूरा इन्होंने विजिट किया। डिफरेंट आइलैंड देखे, डिफरेंट इन्होंने आइलैंड को ऑब्जर्व किया। ठीक है, जब ये गए थे तो अपने साथ दो बुक को लेकर गए थे। 2 बुक्स ये अपने साथ लेकर गए थे, जिससे 2 बुक से काफी ज्यादा डार्विन जो है, ये 2 बुक से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। समझे ना? 2 बुक से डार्विन जो है काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। एक बुक का नेम है प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी, जो कि किसका बुक है भैया? यह आपका बुक है, किसका? चार्ल्स लायल का। ठीक, और एक बुक से इन्फ्लुएंस हुए थे, दूसरा बुक है जिसे बोला जाता है प्रिंसिपल्स ऑन पॉपुलेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन बाय थॉमस माल्थस। ये 2 बुक से डार्विन काफी ज्यादा, आप समझो कि डार्विन जो है ये 2 बुक से काफी ज्यादा क्या हुए थे भाई? इन्फ्लुएंस हुए थे। उसीलिए अपने साथ 2 बुक को मतलब जब लेके गए थे तो पहले क्या था? पहले फोन नहीं था, तो पहले कहीं भी लंबे सफर में जाते थे तो अपने साथ बुक लेकर जाते थे, जिसमें टाइम पास करने के लिए बुक को पढ़ा जाए। ठीक है, समझे ना? तो ये भी डार्विन अपने साथ लेकर गए थे। ठीक है, क्लियर? तो आखिर डार्विन समझो, ठीक है, जब 1 साल बचा था आने को वापिस, जब 1 साल बचा था आने को वापिस, तो डार्विन पहुंचे भाई एक आइलैंड, एक ग्रुप ऑफ 22 आइलैंड में पहुंचे, जिसे बोला जाता है, एक 22 आइलैंड का ग्रुप है जिसे बोला जाता है गैलापागोस आइलैंड। जिसे क्या बोला जाता है भाई? एक 22 आइलैंड का ग्रुप है जिसे बोला जाता है गैलापागोस आइलैंड, गैलापागोस आइलैंड जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो गैलापागोस आइलैंड में डार्विन पहुंचे। डार्विन कहाँ पहुंचे? गैलापागोस आइलैंड में पहुंचे। डार्विन वहां देखे कि बाप रे, ये तो उन्होंने डिफरेंट टाइप्स के, एक ही सेम आइलैंड में उन्होंने क्या देखा? सेम आइलैंड में उन्होंने डिफरेंट टाइप्स के बर्ड को ऑब्जर्व किया, डिफरेंट वैरायटीज के बर्ड को देखा। समझ आपको? सेम आइलैंड में उन्होंने क्या देखा भाई? डिफरेंट वैरायटीज के बर्ड को देखा। उनको बर्ड को देखने का, ठीक है, काफी ज्यादा शौक था डार्विन को, डिफरेंट बर्ड्स को देखा। तो उन्होंने सोचा कि भाई मैं इतना दूर आया हूँ, ठीक, इतना दूर कभी ठीक है, तो वापिस कब आऊंगा ये पता नहीं। ठीक है, तो क्या आप भी क्या करते हो? जब बहुत दूर जाते हैं, बहुत दूर जाते हैं, तो आप क्या करते हो? वहां का निशानी कि ये चीज को ले लेता हूँ, क्या पता मैं वापिस आऊंगा या नहीं आऊंगा, तो ये मेरे को याद है कि यहाँ का ये चीज लेके चलते हैं भाई, ये हम लोग को याद रहता है। ठीक, वैसे से हम डार्विन बोले तो डार्विन वहां से क्या लेके आया? डार्विन वहां से क्या लेके आया? बर्ड्स। ठीक है, बर्ड्स लेके आया। ठीक है, जिंदा नहीं भाई, मार के लेके आया, जिंदा कैसे लेके आएंगे? ठीक है, तो डार्विन वहां से डार्विन क्या किया भाई? बर्ड्स को पकड़े और लेकर आए, मार के, मतलब बर्ड्स को। हर 22 आइलैंड था, डिफरेंट वैरायटी, जितने भी डिफरेंट वैरायटीज के बर्ड, डिफरेंट अलग प्रकार के जो बर्ड थे, उन्होंने जो वहां पर देखा था, सारे बर्ड को उन्होंने क्या किया भाई? सारे बर्ड को उन्होंने मतलब लेकर आए। कहाँ, किस में लेकर आए? बॉक्स में पकड़े, मार कर बॉक्स में उनको रखते जाए। ठीक है, समझे? बॉक्स में रखा सारे बर्ड्स को। ठीक, सारे बर्ड्स को बॉक्स में रखा, वापिस आए। डार्विन बीमार पड़ गए। क्यों भाई? वापिस आने के बाद डार्विन बीमार क्यों पड़ गए? क्योंकि उनको येलो फीवर हो गया था। ठीक है, क्योंकि काफी, आप समझो ना भाई, 5 सालों का थी। आप भी कहीं जाते हो बाहर, ठीक है, जब आते हो वापिस तो आपको भी जुकाम हो जाता है। तो भाई डार्विन तो आप 10 दिन 1 महीने के लिए जाते हो, डार्विन तो 5 सालों के लिए गए थे भाई। ठीक है, लंबे उनका तबियत काफी लंबे समय तक, ठीक, काफी लंबे समय तक उनका तबियत ठीक नहीं हुआ। ठीक, अच्छे नहीं हुए। आफ्टर 1 ईयर लगभग ठीक हुए, 6 मंथ टू 1 ईयर बाद उनको अच्छे लगा। ठीक है, उसके बाद डार्विन को याद आया, भाई मैं तो अपना बक्सा लेके आया था। ठीक है, मैं तो गया था कहाँ? गैलापागोस आइलैंड गया था। मैं तो वहां से क्या लेके आया था भाई? बर्ड्स लेकर आया था। मैंने डिफरेंट टाइप्स के मैंने बर्ड लेकर आया था। जब डार्विन ने उस बर्ड को देखा, जब उस बर्ड्स को देखा, तो उनको क्या देखने को मिला भाई? उनको ये देखने को मिला कि सारे बर्ड्स, तो डार्विन क्या सोच के लेकर आए थे? डिफरेंट बर्ड्स लेकर आए थे। डार्विन ने देखा उस बर्ड्स को, बक्से को खोलकर, बक्से में क्या निकला? बक्से से निकला स्केलेटन, फोसिल्स निकला। समझे? सारे बर्ड्स क्या हो गए थे? डिकम्पोज हो गए थे। उनका सिर्फ क्या बचा था? कंकाल बचा था। समझ आपको? और जो इनके, वो तो अलग बात है, फोसिल देखा हो तो उतना उनको अचंभव नहीं लगा, उतना उसको, ठीक है, लेकिन उनको ये चीज देख और उनको
शौक हो गए कि आखिर में जितने भी बर्ड्स, मैं तो डिफरेंट टाइप्स के, अलग अलग प्रकार के बर्ड्स को लेकर आया था बक्से में। ये बक्से में सेम सारे बर्ड्स का स्केलेटन बिल्कुल सेम है। पागल हो गए भाई डार्विन कि आखिर में सारे बर्ड्स का जो स्केलेटन है, सारे बर्ड्स का स्केलेटन बिल्कुल सिमिलर था। डिफरेंट क्या था? तो उनके बीक में बस डिफरेंट था। जितने बर्ड्स लेकर आए थे डार्विन, क्या सोच के लेकर आए थे? डिफरेंट वैरायटीज के बर्ड को देखा लेकर आए थे, ठीक है। लेकिन उनको क्या देखने को मिला कि सारे बर्ड्स, आप उनके जो बर्ड लेकर आए थे वहां से, ठीक है, कहां से? गैलापागोस आइलैंड से। सारे बर्ड्स का जो स्केलेटन था बिल्कुल, सारे बर्ड्स का स्केलेटन बिल्कुल सिमिलर था, उनमें कोई भी अंतर नहीं था, बस सिमिलर। डिफरेंट कहां था? बस उनके बीक के पैटर्न में, चोंच में क्या था? बस डिफरेंट था। बाकी सब चीज बर्ड का स्केलेटन, सारा चीज क्या था? उनका सिमिलर था, ठीक है। डार्विन ने क्या ऑब्जर्व किया? डार्विन ने ये ऑब्जर्व किया भाई कि सारे बर्ड्स का क्या था भैया? उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जितने भी बर्ड्स मैं लेके आया था उनका कॉमन एंसेस्टर था। उनका क्या था भैया? सारे बर्ड का क्या है? कॉमन एंसेस्टर। एक ही बर्ड से क्या हुए हैं भैया? डिफरेंट टाइप के बर्ड आपके बने हैं, समझे। डार्विन का पहला आपका ऑब्जर्वेशन क्या था? डार्विन क्या बोला कि सारे स्पीसीज का जितने भी आपके हैं, समझो कि सारे ऑर्गेनिज्म का क्या होता है भैया? एक कॉमन एंसेस्टर होता है, कॉमन एंसेस्टर, ठीक है। जितने भी बर्ड लेकर आए थे डार्विन, उनका क्या था? कॉमन एंसेस्टर। एक ही बर्ड से हो क्या होंगे भैया? सारे के सारे एक ही बर्ड से डिफरेंट आपके बर्ड्स फॉर्म हुए हैं। कैसे भैया? एडेप्टिव रेडिएशन से। कैसे बने हैं? एडेप्टिव रेडिएशन। उनमें क्या हुआ? एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन क्या है भैया? एक स्पीसीज, जब आप देखो कि एक स्पीसीज, आपको मैं बताऊंगा मैं, ठीक है, आप देखो इसको, आप नोट कर लो, ठीक है, कि आपका, ठीक है, सिंपल सा कि आखिर डार्विन जो कि सी वॉयज में गए थे, HMS बिगल शिप का नेम था, इन्फ्लुएंस हुए थे 2 बुक से, ठीक, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी बाय चार्ल्स लायल एंड बाय थॉमस माल्थस, ठीक है। तो अब बात करेंगे कि डार्विन ने किसके बारे में बात किया? एडेप्टिव रेडिएशन के बारे में डार्विन ने बात किया। डार्विन ने, आप देखो कि एडेप्टिव रेडिएशन के बारे में बात किया। इन्होंने किसके बारे में बात किया भैया? डार्विन ने एडेप्टिव रेडिएशन के बारे में बताया कि देखो कि क्या समझा डार्विन ने। देखो डार्विन ने ये बताया हम लोग को कि जब एक, ठीक है, इन्होंने बोला कि इन्होंने किसका बात किया? एडेप्टिव रेडिएशन, ठीक है। सो डार्विन ने एडेप्टिव रेडिएशन के बारे में बात, एडेप्टिव रेडिएशन के बारे में डार्विन ने बात किया, ठीक है, कि इन्होंने एडेप्टिव रेडिएशन के बारे में बात किया, ठीक है, समझे। तो आखिर में इनका ये था कि ये जो है एडेप्टिव रेडिएशन के बारे में बात किया कि एक ओरिजिनल, ठीक है, एक ओरिजिनल क्या था? ओरिजिनल सीड ईटिंग बर्ड था। ओरिजिनल सीड ईटिंग बर्ड था, सीड ईटिंग बर्ड, ठीक है। आप देखो कि एक ओरिजिनल सीड ईटिंग बर्ड था, ठीक है। आप समझो कि ओरिजिनल सीड ईटिंग बर्ड था। जब ये डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में गया, आप देखो कि जब ये ओरिजिनल सीड ईटिंग बर्ड जो था, या आपका जब ये डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में गया, तो डिफरेंट क्या हो भैया? जब ये डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में जाएगा तो इसको डिफरेंट इन्वायरमेंट देखने को मिलेगा। डिफरेंट एरिया में जाएगा तो डिफरेंट इन्वायरमेंट देखने को मिलेगा। डिफरेंट वहां का क्या होगा भाई? डिफरेंट वहां का नीड है। डिफरेंट क्या करेगा? ये एडेप्ट, अपने आप को उस इन्वायरमेंट के साथ क्या करेगा? एडेप्ट करेगा, समझे ना। ये क्या करेंगे भाई? सारे बर्ड आपके उसी इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को क्या करेंगे? उसी इन्वायरमेंट से अपने आप को एडेप्ट करेंगे, समझे ना। तो सारे आप समझो कि आपके क्या होंगे? देखो इनका डिफरेंट, ये सारे आपके बर्ड डिफरेंट एरिया में गए, ठीक है। ये सारे बर्ड कहाँ गए भाई? डिफरेंट एरिया में गए, ठीक है, डिफरेंट एरिया में गए। ये सारे बर्ड जो कि आपके देखो ओरिजिनल सीड ईटिंग बर्ड डिफरेंट एरिया में गए, ठीक है। इनको क्या देखने को मिला? इनको डिफरेंट इन्वायरमेंट मिला। इनको क्या मिला? डिफरेंट इन्वायरमेंट। डिफरेंट इन्वायरमेंट इनका क्या था भाई? उसके बाद इनका डिफरेंट इन्वायरमेंट, इनका डिफरेंट नीड होगा। डिफरेंट, इनका डिफरेंट क्या होगा भाई? इनका डिफरेंट नीड होगा, ठीक है, इनका डिफरेंट नीड होगा, समझ आया आपको। और ये क्या शो करेंगे? ये शो करेंगे आपके डिफरेंट एडेप्टेशन। ये क्या शो करेंगे? ये शो करेंगे डिफरेंट एडेप्टेशन। ये क्या शो करेंगे? डिफरेंट एडेप्टेशन ये शो करेंगे, समझ आपको। ये आपके डिफरेंट एडेप्टेशन ये शो करेंगे, समझे। ये हम लोग के क्या शो करेंगे? डिफरेंट एडेप्टेशन ये शो करेंगे। क्लियर है? जैसे कि कोई बन गया आपका, देखो कोई बर्ड यहाँ आपका बन गया जिसे बोलते हैं, ये हम लोग का ये, ठीक है,
कोई बर्ड बन गया जिसे बोलते हैं आपके, कोई बर्ड बन गया भैया इंसेक्ट ईटर, कोई बर्ड हम लोग का बन गया इंसेक्ट ईटर, कोई बन गया इंसेक्ट ईटर, समझे। कोई बन गया, देखो कोई हम लोग का बन गया कैक्टस ईटर, कोई बन गया क्या, कोई बन गया कैक्टस ईटर, ठीक। आप देखो ठीक, कोई बर्ड बन गया कैक्टस ईटर, कोई बर्ड बन गया कैक्टस ईटर, ठीक है। कोई बर्ड बन गया हम लोग का जैसे कि फ्रूट ईटर, कोई बर्ड क्या बन गया भैया फ्रूट ईटर, ठीक है। समझो कि कोई बर्ड फ्रूट ईटर बन गया, क्लियर है। कोई बर्ड क्या बन गया, कोई बर्ड हम लोग का बन गया जिसे बोलते हैं फ्रूट ईटर। तो ये जब ये डिफरेंट डिफरेंट एरिया में गए वही बात है, ठीक है। समझिए आपके, देखो ध्यान से, जब ये आपके डिफरेंट एरिया में गए, डिफरेंट एनवायरनमेंट था, डिफरेंट नीड हुआ, तो ये आपके डिफरेंट, ये क्या क्या डिफरेंट इन्होंने एडेप्टेशन किया, ठीक है। तो ये इनका डार्विन का ऑब्जर्वेशन था। और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट थे डार्विन का भाई, इसको आप देखेंगे, ठीक है। डार्विन ने और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे अपने ऑब्जर्वेशन में, इसको की पॉइंट क्या है भाई, देखो, ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपने थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में भी पढ़ा होगा भाई, ठीक। थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया है, डार्विन ने ही दिया। डार्विन ने किसके बारे में बात किया था, थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के भी डार्विन ने दिया था, समझ आपको। डार्विन का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था डार्विन ने किसके बारे में बात किया था भाई, ओवर पॉपुलेशन के बारे में बात किया था। डार्विन ने ओवर पॉपुलेशन के बारे में बात किया था कि आप समझो कि ओवर पॉपुलेशन के बारे में डार्विन ने बात किया था कि जो पॉपुलेशन है, समझो ओवर क्यों नहीं होता, हर ऑर्गेनिज्म के पास अपार शक्ति है, ठीक है। हर ऑर्गेनिज्म के पास अपार शक्ति है कि वो कितना भी क्या कर सकता है भाई, ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर, अगर उसको अनलिमिटेड रिसोर्स, अनलिमिटेड फूड खाना सब मिल जाए तो ऑर्गेनिज्म, चाहे कोई भी स्पीसीज हो, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपार क्या कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन नहीं करता। तब भी पॉपुलेशन कांस्टेंट है, तब भी क्या है, पॉपुलेशन कांस्टेंट है। क्यों भैया पॉपुलेशन कांस्टेंट है, क्योंकि आपका क्या है, क्योंकि पॉपुलेशन कांस्टेंट इसलिए क्योंकि हम लोग के पास रिसोर्सेस लिमिटेड हैं, हम लोग के पास फूड एंड स्पेस लिमिटेड है, इसीलिए क्या होता है, पॉपुलेशन कांस्टेंट है, ओवर पॉपुलेशन नहीं होता, समझ आया। तो ये डार्विन का पहला मतलब पॉइंट था, इंपॉर्टेंट की पॉइंट था, इन्होंने बोला कि भाई पॉपुलेशन क्या है भैया, आपका कांस्टेंट मेंटेन रहता है, क्योंकि आपका क्या है भैया, रिसोर्सेस लिमिटेड है, फूड लिमिटेड है, स्पेस लिमिटेड है, ठीक है। ये पहले इसका ऑब्जर्व ओवर पॉपुलेशन, ठीक है। तो पॉपुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट, डार्विन ने क्या बोला था, पॉपुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट, इन्होंने बात बोला था कि पॉपुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, एक्सेप्ट आपका, अगर आप छोड़ दो कि सीजनल फ्लक्चुएशन, भूकंप आ गया अचानक से, एस्टेरॉयड गिर गए तो आपका अलग कंडीशन हो गया, ठीक है। बाकी आपका पॉपुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट, बाकी आपका पॉपुलेशन जो कि क्या होता है, बाकी पॉपुलेशन कांस्टेंट रहता है। सेकंड डार्विन ने बात क्या था, सेकंड किसके बारे में बात किया था भाई, सेकंड डार्विन ने बात किया था सर्वाइवल, आप समझो कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के बारे में डार्विन ने बात किया। सेकंड डार्विन ने स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस की बात किया था। स्ट्रगल भाई, आपको अगर एग्जिट करना है, आपको अगर रहना है तो आपको स्ट्रगल दुनिया में रहने के, ठीक है, दुनिया का वसूल है, दुनिया में रहोगे तो आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, ठीक है, समझे ना, हर मुसीबत से आपको सामना करना ही पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, समझ आपको, अगर आपको एग्जिस्ट रहना है, आपको रहना है भाई, एग्जिस्ट रहना है आपको, तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, समझे। तो आपको एग्जिस्ट रहना है तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग को स्ट्रगल करना पड़ेगा, समझे। तो आखिर में कंपटीशन, भैया रिसोर्सेस क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, लिमिटेड रिसोर्सेस हैं तो कंपटीशन होगा भाई, समझ आपको। भैया सीट आपके नीट के लिए सीट या जेई के लिए सीट आपका कांस्टेंट है, समझे, आईटी के लिए सीट आपका कांस्टेंट है, उससे उसके लिए क्या करता है भाई, क्या करता है, कॉम्पीट करता है। क्यों भैया, क्योंकि आपका रिसोर्स लिमिटेड है, सीट लिमिट, उसीलिए कंपटीशन काफी ज्यादा होता है, समझे। इसीलिए आप समझो कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में क्या समझना है कि हम लोग इस क्या होता है भाई, कि टू टाइप के कंपटीशन हम लोग को देखने को मिलता है। एक होता है कंपटीशन जिसे बोलते हैं, एक कंपटीशन होता है इंटर स्पीसीज, ठीक, इंट्रा स्पीसीज कंपटीशन, और एक होता है क्या होता है, एक इंटर एंड एंटर, ठीक है, एक होता है इंट्रा स्पीसीज, इंट्रा
स्पीसीज कंपटीशन। देखो एक होता है जिसे बोलते हैं हम लोग इंटर स्पीसीज कंपटीशन, एक होता है इंटर स्पीसीज कंपटीशन स्पेसिफिक एंड इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, एक होता है इंटर स्पीसीज कंपटीशन और एक होता है जिसे बोलते हैं हम लोग एंटी इंटर स्पीसीज इंट्रा स्पीसीज। ठीक है, एक होता है इंटर स्पीसीज कंपटीशन, एक होता है इंटर स्पीसीज कंपटीशन एंड हम लोग का सेकंड होता है जिसे क्या बोलते हैं इंट्रा स्पीसीज कंपटीशन। ठीक है, एक होता है इंट्रा स्पीसीज कंपटीशन, क्लियर है, एक होता है इंटर स्पीसीज कंपटीशन, क्लियर। तो एक होता है इंटर स्पीसीज कंपटीशन एंड हम लोग का सेकंड होता है जिसे क्या बोलता है इंट्रा स्पीसीज कंपटीशन, इसे बोला जाता है इंट्रा स्पीसीज कंपटीशन, इसे बोला जाता है, समझे। इंटर मतलब अगर सेम स्पीसीज के मेंबर के बीच, अगर सेम स्पीसीज के मेंबर के बीच, आप समझो कि सेम मेंबर के स्पीसीज के बीच, अगर सेम स्पीसीज के मेंबर के बीच अगर कंपटीशन होता है तो इसे बोलता है इंटर स्पीसीज मतलब इंट्रा स्पीसीज। इंटर मतलब डिफरेंट, अगर डिफरेंट मेंबर के स्पीसीज के बीच में कंपटीशन हुआ, डिफरेंट मेंबर के बीच में, अगर डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर के बीच में अगर कंपटीशन हुआ तो इसे बोलेंगे इंटर। अगर सेम मेंबर के स्पीसीज के बीच में, अगर सेम मेंबर के स्पीसीज के बीच में कंपटीशन हुआ तो इसे बोलेंगे इंट्रा। आपको याद रखने के लिए मैं यहाँ लिख दूं सेम, ठीक है, सेम, इसमें क्या होता है सेम, ठीक, इसमें सेम स्पीसीज के बीच में क्या होता है भाई, इसमें आप देखो सेम स्पीसीज के बीच में इसमें कंपटीशन होता है, इसमें आपका इंटर मींस डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर के बीच में क्या होता है भाई, इसमें आप देखो कि अगर डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर के बीच में, डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर के बीच में अगर कंपटीशन हुआ, अगर डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर के बीच में कंपटीशन हुआ तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे इंटर स्पीसीज कंपटीशन। ठीक है, समझे। तो डार्विन ने पहला ओवर पॉपुलेशन के बारे में बात किया, सेकंड इन्होंने स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के बारे में बात किया, फिर डार्विन ने बात किया भैया वेरिएशन के बारे में, वेरिएशन के बारे में बात किया। वेरिएशन आप समझो कि वेरिएशन, ठीक है, वेरिएशन आपके क्या होते हैं भाई, डार्विन के हिसाब से वेरिएशन होते हैं स्मॉल एंड डायरेक्शनल। डार्विन के हिसाब से वेरिएशन कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं एंड डायरेक्शनल होते हैं, समझे। डार्विन के हिसाब से आपके वेरिएशन होते हैं स्मॉल एंड डायरेक्शनल और ये वेरिएशन में बी यूजफुल और हार्मफुल। ये आपके क्या हो सकते हैं भाई, मे बी यूजफुल और हार्मफुल। ये आपके वेरिएशन जो कि यूजफुल हो सकते हैं या फिर ये हार्मफुल भी हो सकते हैं। ये समझ है आपको कि आपके वेरिएशन जो कि यूजफुल भी हो सकते हैं या फिर मे बी यूजफुल और हार्मफुल, क्लियर है, समझे। ये आपके वेरिएशन जो कि यूजफुल या फिर ये हार्मफुल हो सकते हैं। ये हम लोग के वेरिएशन यूजफुल या फिर ये हार्मफुल हो सकते हैं, क्लियर है। तो मे बी यूजफुल और हार्मफुल, ये आपके वेरिएशन यूजफुल भी हो सकते हैं या फिर ये हार्मफुल भी हो सकते हैं। ठीक है, ये आपके वेरिएशन यूजफुल या फिर ये हार्मफुल हो सकते हैं, हार्मफुल हो सकते हैं। ठीक है, और यूजफुल वेरिएशन क्या होता है भैया, आप देखो उन्होंने बोला कि जो यूजफुल वेरिएशन होते हैं, यूजफुल, ठीक, यूजफुल वेरिएशन आर इनहेरिटेबल। डार्विन ने क्या बोला कि जो यूजफुल वेरिएशन होते हैं ये आपके क्या होते हैं भाई, इनहेरिटेबल। ठीक है, डार्विन के हिसाब से जो यूजफुल वेरिएशन होते हैं ये आपके इनहेरिटेबल होते हैं। ठीक है, डार्विन ने क्या बोला कि जो यूजफुल वेरिएशन है, जो यूजफुल वेरिएशन होता है ये आपका इनहेरिटेबल होता है। ठीक है, डार्विन के हिसाब से जो यूजफुल वेरिएशन है, यूजफुल वेरिएशन जो कि कैसा होता है, यूजफुल वेरिएशन जो कि इनहेरिटेबल होता है। ठीक है, डार्विन के हिसाब से आप देखो कि जो यूजफुल वेरिएशन है ये कैसा होता है भाई, यूजफुल वेरिएशन ऑलवेज हेरिटेबल होता है अकॉर्डिंग टू डार्विन। ठीक है, बात समझ है आपको। तो आप डार्विन का सारा कंक्लूजन को आप कंक्लूड करते जाओ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट डार्विन। ठीक है, मेन इनका की पॉइंट था, ये इनका की पॉइंट था, समझे, क्लियर है। ओवर पॉपुलेशन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, वेरिएशन, वेरिएशन आपके स्मॉल डायरेक्शनल होते हैं, यूजफुल हो सकते हैं या फिर ये वेरिएशन हार्मफुल भी हो सकते हैं। और यूजफुल वेरिएशन जो कि आपके कैसे होते हैं भाई, इनहेरिटेबल। ठीक है,
यूजफुल वेरिएशन कैसे होते हैं भैया, हम लोग के इनहेरिटेबल ये होते हैं, यूजफुल वेरिएशन आर इनहेरिटेबल। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग डार्विन का मेन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, अब मेन बात करेंगे डार्विन का हम लोग थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। ठीक है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम लोग डार्विन का देखेंगे थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब क्या डिस्कस करेंगे भाई इसमें, हम लोग अब डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। ठीक है, डिस्कस करेंगे हम लोग थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में, डिस्कस करेंगे नेचुरल सिलेक्शन के बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आखिर में डार्विन ने क्या बोला था समझो, कि जो आपका थियरी है, ठीक है, थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इसके हिसाब से आप समझो कि नेचर किसे सेलेक्ट करता है भाई, हमेशा नेचर फिटेस्ट को सेलेक्ट करता है। थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या बोलता है कि नेचर हमेशा किसे सेलेक्ट करता है, नेचर हमेशा फिटेस्ट को सेलेक्ट करता है। जो फिटेस्ट इंडिविजुअल है, जो फिटेस्ट इंडिविजुअल है उसी को नेचर सेलेक्ट करता है अकॉर्डिंग टू थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। समझे, जिसके पास यूजफुल वेरिएशन हो, जो इनहेरिटेबल हो और जो क्या कर सके भाई, जो आपका रिप्रोडक्टिव फिट हो, मोर प्रोजनी प्रोड्यूस कर सके, जो आपका रिप्रोडक्टिव फिट हो, मोर प्रोजनी प्रोड्यूस कर सके, मोर प्रोजनी प्रोड्यूस कर सके, उसी को नेचर सेलेक्ट करता है। जो फूड के लिए, मेट के लिए, शेल्टर के लिए जो फाइट कर सकता है, समझे ना, उसी को नेचर सेलेक्ट करता है। उसी को नेचर क्या करता है भाई, उसी को नेचर सेलेक्ट करता है। समझ है आपको। तो डार्विन ने क्या बोला था, डार्विन ने देखो दिया है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इसका मतलब क्या, मेन इसका पॉइंट है कि नेचर सेलेक्ट फिटेस्ट, नेचर किसे सिलेक्ट कर, नेचर सेलेक्ट फिटेस्ट। हमेशा याद रखो, नेचर किसे सेलेक्ट, किसे नेचर आगे बढ़ने का मौका देता है भैया, नेचर सेलेक्ट दी फिटेस्ट। नेचर हमेशा फिटेस्ट को सेलेक्ट करता है, नेचर हमेशा फिटेस्ट को सेलेक्ट करता है। आप समझो कि नेचर क्या करता है भैया, फिटेस्ट को सेलेक्ट करता है। नेचर हमेशा फिटेस्ट को सेलेक्ट करता है। ठीक है, नेचर हमेशा क्या करता है, फिटेस्ट को सेलेक्ट करता है। समझ, नेचर हमेशा फिटेस्ट को सेलेक्ट करता है। क्लियर है, नेचर हमेशा फिटेस्ट को सेलेक्ट करता है। ठीक है, फिटेस्ट को सेलेक्ट करता है, जो जिसके पास, ठीक है, दे हैव, नेचर हमेशा फिटेस्ट को सेलेक्ट करता है। फिटेस्ट का मतलब क्या होता है, फिटेस्ट का मतलब होता है कि वो क्या कर सके भाई, उसके पास एबिलिटी हो कि वो किसी भी हार्श इन्वायरमेंट में, किसी भी इन्वायरमेंट में अपने आप को अडेप्ट कर ले, उसी को बोलते हैं फिटेस्ट। जो अपने आप को किसी भी इन्वायरमेंट में आप समझो कि क्या कर ले भाई, अपने जिस जैसा इन्वायरमेंट है उसी इन्वायरमेंट से, उसी इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को वो ऑर्गेनिज्म, वो इंडिविजुअल अगर अडेप्ट कर लेता है तो उसी को नेचर सेलेक्ट करता है। जो अपने आप को इन्वायरमेंट के साथ, जैसा इन्वायरमेंट है वैसे ही अपने आप को जब वो अडेप्ट कर लेता है तो उसको नेचर आगे बढ़ने का मौका देता है, उसको नेचर सेलेक्ट कर लेता है। समझ है आपको। ठीक है, तो नेचर सेलेक्ट फिटेस्ट, फिटेस्ट का मतलब एबिलिटी टू अडेप्ट। ठीक है, जिसके पास एबिलिटी है अडेप्ट करने का, जिसके पास अडेप्ट करने का एबिलिटी है, इसी को बोलता है फिटेस्ट किसी भी इन्वायरमेंट में। ठीक है, और जिसके पास क्या होना चाहिए भैया, ठीक है, दे हैव यूजफुल, दे, और उसके पास कौन चाहिए, नेचर उसी को सेलेक्ट करेगा जिसके पास क्या होता है भाई, जिसके पास यूजफुल वेरिएशन, जिसके पास यूजफुल वेरिएशन होता है उसी को नेचर सेलेक्ट कर। जिसके पास यूजफुल, दे हैव यूजफुल वेरिएशन, जिसके पास यूजफुल वेरिएशन हो उसी को नेचर सेलेक्ट करता है। समझ आप, जिसके पास यूजफुल वेरिएशन हो उसी को क्या करता है भाई, जिसके पास यूजफुल वेरिएशन हो उसी को नेचर सेलेक्ट करता है। समझ है आपको। ठीक है, जिसके पास यूजफुल वेरिएशन हो उसी को नेचर सेलेक्ट करता है। समझ है आपको, उसी को नेचर क्या करता है भाई, उसी को नेचर सेलेक्ट करता है। ठीक, जिसके पास यूजफुल वेरिएशन हो उसी को नेचर सेलेक्ट करता है। ठीक है, समझ है आपको। ठीक है, तो नेचर हमेशा किसे सेलेक्ट करेगा, फिटेस्ट को हमेशा नेचर सेलेक्ट करेगा। और जिसके पास क्या होना चाहिए भाई, उसके पास होना चाहिए क्या, उसके पास होना चाहिए यूजफुल वेरिएशन। उसके पास क्या होना चाहिए भाई, उसके पास यूजफुल वेरिएशन होना चाहिए। ठीक है, और समझ आप, उसके पास यूजफुल होना चाहिए। और वो क्या हो भैया, आपका रिप्रोडक्टिव फिट हो, वो आपका क्या हो, रिप्रोडक्टिव फिट हो, वो आपका क्या हो भाई, रिप्रोडक्टिव फिट हो, रिप्रोडक्टिव फिट हो मतलब,
ठीक है, एबल टू प्रोड्यूस मोर, ठीक है, एबल टू रिप्रोड्यूस मोर प्रोजनी, ठीक है, जिसके पास एबिलिटी हो कि वो क्या कर सके भाई, एबल टू रिप्रोड्यूस मोर प्रोजन, जिसके पास एबिलिटी हो, जिसके पास जो एबल हो कि मोर, एबल टू प्रोड्यूस मोर प्रोजनी, ठीक है, मोर प्रोजनी, ठीक है, जिसके पास एबिलिटी हो कि मोर प्रोजनी, जो मोर प्रोजनी रिप्रोड्यूस कर सके, जो मोर प्रोजनी रिप्रोड्यूस कर सके, उसी को नेचर क्या करता है भाई, उसी को नेचर सेलेक्ट करता है, जिसके जो मोर प्रोजनी रिप्रोड्यूस, जो मोर प्रोजनी क्या करता है भैया, रिप्रोड्यूस करता है, उसी को नेचर सेलेक्ट भी करता है, समझे, जो रिप्रोडक्टिव फिट है उसी को नेचर सेलेक्ट करता है, ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव फिट है, जो रिप्रोडक्टिव फिट है उसी को नेचर सेलेक्ट करता है, जिसके पास एबिलिटी है, एबल टू, एबल मतलब एबिलिटी, एबल टू रिप्रोड्यूस मोर प्रोजनी, एबल टू रिप्रोड्यूस मोर प्रोजनी, ठीक है, समझ है आपको। और एक आपको समझना है, एक आपका है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, एक हम लोग का है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ठीक है, आखिर में ये सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट क्या है भैया, ये आपका सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ठीक है, सर्वाइव वही करेगा जो फिट है, समझे, जो जिसके पास यूजफुल वेरिएशन है, समझे, तो जो क्या कर सकता है भाई, जो एडेप्ट अपने आप को एनवायरनमेंट के साथ एडेप्ट कर सकता है, वही क्या करेगा, वही सर्वाइव करेगा, समझे ना। तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, इसको क्या बोलता है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ठीक है, समझे, जिसके पास एबिलिटी हो, जो रिप्रोडक्टिव फिट हो, जो क्या कर सके भाई, जो आपका जिसके पास यूजफुल वेरिएशन हो, ठीक है, नेचर उसे सिलेक्ट करे, ये आपका क्या है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, इसे बोला जाता है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट इसे बोलते हैं, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट इसे बोला जाता है, समझे, क्लियर है। तो आपने समझ आया कि एक्चुअल में हम लोग का नेचुरल सिलेक्शन किसे बोलते हैं, ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब बात करेंगे कि डार्विन का जो मेन की पॉइंट, ठीक है, डार्विन ने क्या, आखिर में डार्विन का क्या मेन की पॉइंट्स था, क्या मेन इनका कंक्लूजन था, ठीक है, मेन इनका क्या कंक्लूजन था, ठीक है, तो आखिर में उसको देखेंगे, ठीक है, डार्विन का क्या मेन कंक्लूजन था, इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डार्विन का 2 की पॉइंट थे भाई, 2 की पॉइंट्स, ठीक है, 2 की पॉइंट्स थे, 2 की पॉइंट्स ऑफ डार्विन, समझे, डार्विन के 2 की पॉइंट से आप देखो, डार्विन के जो, ठीक है, डार्विन के 2 की पॉइंट से कौन कौन से इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट था आप समझो। एक था भाई, इससे बोलते हैं, एक हम लोग का था, ठीक है, एक हम लोग का था जिसे बोलते हैं भाई, एक था जिसे बोलते हैं ब्रांचिंग डिसेंट, एक था जिसे बोला जाता है ब्रांचिंग डिसेंट, एक है जिसे बोलते हैं क्या, ब्रांचिंग डिसेंट, और एक है जिसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन, समझे, क्लियर। एक है जिससे क्या बोलता है, नेचुरल सिलेक्शन। ये डार्विन का 2 मेन इंपॉर्टेंट क्या है भैया, की पॉइंट है किसका, आप समझो कि आपके डार्विन का जो मेन कंक्लूजन है, ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन क्या है भैया, ये मैकेनिज्म है इवोल्यूशन का, नेचुरल सिलेक्शन क्या है, ये हम लोग का मैकेनिज्म है, क्या भैया, ये हम लोग का मैकेनिज्म है किसका भाई, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, ठीक, ये क्या है, मैकेनिज्म है किसका भाई, इवोल्यूशन का, समझे। तो नेचुरल सिलेक्शन जो कि मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, ये क्या है, मैकेनिज्म है किसका, इवोल्यूशन का, ये मैकेनिज्म है, समझ है आपको, क्लियर है। तो आखिर में नेचुरल सिलेक्शन क्या भैया, नेचुरल सिलेक्शन जो कि मैकेनिज्म है किसका, नेचुरल सिलेक्शन जो कि हम लोग का मैकेनिज्म है किसका, ये इवोल्यूशन का मैकेनिज्म है, ठीक है। तो नेचुरल सिलेक्शन जो कि क्या है, ये मैकेनिज्म है किसका, नेचुरल सिलेक्शन जो कि मैकेनिज्म है इवोल्यूशन का, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम लोग का जिसे बोलते हैं ब्रांचिंग डिसेंट। तो डार्विन ने बात किया था ब्रांचिंग डिसेंट के बारे में, देखो ब्रांचिंग डिसेंट का मतलब क्या है समझना, कि एक आपका क्या है, देखो एक आपका स्पीशीज था, एक आपका क्या था, स्पीशीज था, एक आपका स्पीशीज था, इनसे बन गए, देखो ये आपके क्या हो गए, ये इनसे बन गए, ठीक, जब ये रेडिएट हुए, ठीक है, जब एक स्पीशीज था, देखो ध्यान से आप समझो, ठीक है, एक स्पीशीज था, ये आपके क्या हो गया भाई, ये आपके ब्रांच मतलब ये इवॉल्व हुए, ठीक है, इवॉल्व हुए, ठीक है, तो ये आपके ऐसे बन गए, देखो ये आपके इवॉल्व हो गए, ठीक है,
या आप डिफरेंट स्पीसीज बन गए, एक था, एक पहले था, इवॉल्व हुए, ठीक है, इनका ब्रांचिंग हुआ, देखो या आप दूसरा बन गए, एक स्पीसीज से दूसरा स्पीसीज हो गया, ठीक है। आप देखो ध्यान से, एक स्पीसीज था, एक स्पीसीज से क्या बन गए, 2 स्पीसीज बन गए। अब ये 2 स्पीसीज से क्या बन जाएंगे भाई, ये आपका 2 स्पीसीज से, देखो ये आपके ध्यान से देखो, ये आपके 2 स्पीसीज से क्या हो जाएंगे भाई, आपके ये बन जाएंगे, ये देखो एक बन गया, एक बन गया, ये देखो ये आपका ट्रायंगल बना दूं मैं, एक बन गया, ये देखो या एक आपका बन गया, ये दे एक हम लोग का बन गया ट्रायंगल, समझ, एक स्पीसीज, ठीक है। और ये हम लोग का बन गया, देखो ये दे। तो आपको समझ आ रहा है क्या कि पहले आपका एक स्पीसीज था, एक से बन गया देखो 2, ठीक है। तो इनसे आपका फिर से अलग अलग, इनसे क्या बन गया आपका डिफरेंट, इससे आपका क्या बन गया, इससे आपका और डिफरेंट स्पीसीज बन गया, और इससे भी आपका देखो ये आपका डिफरेंट स्पीसीज बन जाएगा, ये भी आपका, इससे भी आपका क्या होगा, ये आपका डिफरेंट स्पीसीज बन जाएगा, ये भी आपका देखो, इससे भी आपका क्या होगा, डिफरेंट स्पीसीज बन जाएगा, इससे भी आपका डिफरेंट स्पीसीज बन जाएगा, ये आपका बन गया, देखो भैया हम लोग का बन गया, इससे बोलते हैं, ध्यान से आप देखो, ये हम लोग का डिफरेंट स्पीसीज बन, ये हम लोग का डिफरेंट स्पीसीज बन गया, ये देखो भाई, ये आपका डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है। ये आपका क्यूब क्या है, आप समझो कि जो भी आपके मैथ का, ठीक है, जो भी आपका क्या है, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, क्यूब, ये सारा चीज आपका क्या है, न्यू स्पीसीज है, ये आपका न्यू स्पीसीज बन गया, ठीक है। ये आपका सिलेंडर, देखो ये आपका न्यू स्पीसीज, ये आपका क्या बन गया भाई, न्यू स्पीसीज बन गए, ठीक है, ये आपका न्यू। तो आपको बताने का मतलब था, मेरा इसका मुद्दा क्या है भाई, आपको ये इसको क्या बोलते हैं, ब्रांचिंग डिसेंट, क्या इनका देखो, एक पहले आपका क्या था, देखो ये इसको, ठीक है, ठीक है। ये आपका पहले क्या था, पहले आप ध्यान से देखो, ये आपका सर्कल था, मतलब एक स्पीसीज था, एक स्पीसीज से क्या हो गए, 2 स्पीसीज बन गए, फिर 2 से आप देखो ये आपका एक स्पीसीज से और 2 स्पीसीज बन गए, इससे भी आपका 2 स्पीसीज बन गए, मतलब ब्रांच, इसी को क्या बोलते हैं, ब्रांचिंग डिसेंट, ब्रांचिंग होते जा रहा है, ब्रांचिंग होते जा रहा है, और साथ में मॉडिफिकेशन भी हो रहा है, समझो ना। पहले सिंपल था, सिंपल से कॉम्प्लेक्स, मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है भाई, इनमें आपका मॉडिफिकेशन भी होते जा रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है इनमें, आप देखो इनमें धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, इनमें मॉडिफिकेशन भी होते जा रहा है, ठीक है। इनमें आप देखो ध्यान से कि धीरे धीरे इनमें क्या होते जा रहा है भाई, इनमें मॉडिफिकेशन होते जा रहा है, इसी को क्या बोलते हैं कि ब्रांचिंग हो रहा है, ब्रांचिंग, इसके क्या बन रहा है, देखो ब्रांचेस बन रहा है, इसके क्या बन रहे हैं भाई, ब्रांचेस, इसी को क्या बोलते हैं, ब्रांचिंग डिसेंट इसे बोला जाता है, इससे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रांचिंग डिसेंट। एक स्पीसीज से देखो आपके डिफरेंट स्पीसीज फॉर्म में डिफरेंट इसके ब्रांचेस निकल गए, ठीक है। तो इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है ब्रांचिंग डिसेंट, इसे बोला जाता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग ब्रांचिंग डिसेंट इसे बोलते हैं। क्लियर है। अब बात करेंगे इसके बाद हम लोग कि जो डार्विन का ये मेन कंक्लूजन था, या आप समझो कि डार्विन का मेन कंक्लूजन था ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। ब्रांचिंग डिसेंट क्या है, एक पैटर्न ऑफ, एक आखिर में क्या है, ब्रांचिंग डिसेंट जो कि पैटर्न है इवोल्यूशन का, आखिर में ब्रांचिंग डिसेंट क्या, यह आपका पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन, ये क्या है भैया, पैटर्न है किसका, इवोल्यूशन का, ठीक है। तो आखिर में ब्रांचिंग डिसेंट जो कि आपका पैटर्न है किसका भाई, ये हम लोग का पैटर्न है किसका भाई, ये आपका इवोल्यूशन का पैटर्न है, ठीक है। तो ब्रांचिंग डिसेंट जो कि किसका पैटर्न है, या आप देखो कि ये इवोल्यूशन का ये पैटर्न है, ठीक है। तो ब्रांचिंग डिसेंट जो कि किसका पैटर्न है, या आपके पैटर्न है किसका, किसका है भैया, इवोल्यूशन का, ठीक है। अब समझो कि जो डार्विन कंक्लूजन में पहुंचे थे, डार्विन ने जो कंक्लूजन पहुंचे थे, सेम कंक्लूजन में एक और है नेचुरलिस्ट जिसे बोलते हैं अल्फ्रेड वेलिस, जिसे क्या बोला जाता है भाई, अल्फ्रेड वेलिस, ठीक है। अल्फ्रेड वेलिस बहुत कम समय में वही डार्विन जो कंक्लूजन में पहुंचे थे वही सिमिलर कंक्लूजन में अल्फ्रेड वेलिस भी पहुंच गए, सिमिलर कंक्लूजन में अल्फ्रेड वेलिस भी पहुंच गए। बहुत कम समय में उन्होंने सारा चीज डार्विन जैसा ही क्या खोज लिया था भाई, सेम उन्होंने उनका भी कंक्लूजन था, ठीक है। लेकिन क्योंकि डार्विन ने बहुत पहले इस सब चीज को ठीक ऑब्जर्व किया था, सारा बुक लिखा था, लेकिन उसको पब्लिश नहीं किया था, डार्विन का एक बुक है जिसे बोलते हैं ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, डार्विन का एक बुक है जिसे बोला जाता है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इसको उन्होंने पब्लिश नहीं किया था, इंतजार कर रहे थे कि कब, ठीक है, कि कब आखिर में, ठीक है, अल्फ्रेड वेलिस खोजे बोल के, मतलब आप समझो कि अल्फ्रेड वेलिस बहुत ही कम समय में पहुंच गए थे। डार्विन जो कंक्लूजन दिए थे सेम कंक्लूजन अल्फ्रेड वेलिस का भी था।
अल्फ्रेड वेलिस ने क्या, ठीक है, समझे। तो आखिर में अल्फ्रेड वेलिस जो कि आपके सिमिलर कंक्लूजन में पहुंचे थे, ठीक है। डार्विन के बुक का नेम क्या था भाई, डार्विन के बुक का नेम था, जिसे बोलते हैं क्या, डार्विन का बुक का नेम क्या था, डार्विन का जो बुक का नेम है इसे बोला जाता है, ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, समझे, बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये इनके बुक का नेम था, ये डार्विन का बुक का नेम था, बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो ये, ठीक है, ये इनका बुक था। तो अल्फ्रेड वेलिस, मैंने आपको बताया कि अल्फ्रेड वेलिस, आप देखो एक, ठीक है, अल्फ्रेड वेलिस, ठीक, अल्फ्रेड वेलिस जो कि कहाँ काम करते थे भाई, अल्फ्रेड वेलिस कारखाने में काम नहीं करते थे, ठीक है, आप ये मत समझे कारखाने में काम नहीं करते थे भाई। अल्फ्रेड वेलिस जो कहाँ मतलब इनका वर्क कहाँ था, इनका जो वर्क कहाँ, इन्होंने ऑब्जर्वेशन कहाँ किया, इन्होंने एक आइलैंड में, बहुत बड़ा आइलैंड है जिसे बोलते हैं मैले आर्चिपेलागो, ठीक है, ये कहाँ काम, ये आपने इन्होंने ऑब्जर्व किया, ये आपके ठीक है, मैले आर्चिपेलागो, इसे बोलते हैं मैले आर्चिपेलागो, ठीक है। इन्होंने यहाँ देखा, इन्होंने मेरे नहीं, मैले आर्चिपेलागो में इन्होंने एक आइलैंड का नेम है, समझा, एक किसका नेम है, आइलैंड का, कंपनी का नेम नहीं है, ठीक है, समझे, ये आइलैंड का नेम है। अल्फ्रेड वेलिस कहाँ वर्क कर रहे थे भैया, आपके यहाँ आइलैंड में देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, डिफरेंट स्पीसीज को ऑब्जर्व किया, डिफरेंट स्पीसीज को इन्होंने देखा, ठीक है। अल्फ्रेड वेलिस ने क्या किया भैया, डिफरेंट स्पीसीज को देखा, समझे, कहाँ देखा, मैले आर्चिपेलागो में, मैले आर्चिपेलागो में, ठीक है। और ये जो है ही केम टू, ये आपके सिमिलर कंक्लूजन में पहुंच गए थे अराउंड सेम, ठीक है, समझे, ये आपके ही, समझो अल्फ्रेड वेलिस, ठीक, इसको अल्फ्रेड वेलिस समझा आपको, ठीक है। तो ये आपके सिमिलर कंक्लूजन में पहुंच गए थे, जहां जो कंक्लूजन डार्विन का था वही कंक्लूजन ये आपके अल्फ्रेड वेलिस पहुंच गए, ठीक है। तो ही केम टू सिमिलर कंक्लूजन, he also came into similar conclusion, ठीक है। और इन्होंने क्या किया भैया, इसको रिव्यू करने के लिए, ठीक, इस कंक्लूजन को आप देखो, रिव्यू करने के लिए किसको दिया पता, इस कंक्लूजन को, इनका जो इन्होंने जो ऑब्जर्व किया, इसको रिव्यू करने के लिए डार्विन को भेजा, पता है आपको, ठीक है। इसको रिव्यू करने के लिए किससे भेजा भैया, अल्फ्रेड वेलिस, आप समझिए, इनका जो कंक्लूजन था, जो इन्होंने देखा था, ऑब्जर्व किया, इसको रिव्यू करने के लिए किसको भेजा, इसको रिव्यू करने के लिए डार्विन को भेजा। फिर डार्विन तो, ठीक है, डार्विन फिर देखकर पागल हो गए कि क्या भाई, मैं जो चीज को इतने सालों तक मैंने जो चीज को ऑब्जर्व किया, उसको कुछ सालों के अंदर ही ये अल्फ्रेड वेलिस ने खोज लिया, ठीक है। तब तक डार्विन अपने बुक को पब्लिश नहीं किए थे, जैसे ही इनको मिला, ठीक है, इनका समझो अल्फ्रेड वेलिस का जैसे उनको मिला कि आखिर रिव्यू करने का, तो इन्होंने बोला कि तुरंत इन्होंने क्या किया भैया, फिर अपने बुक को रिव्यू किया, मतलब अपने बुक को पब्लिश किया। डार्विन ने अपने बुक को पब्लिश किया, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। उसके बाद अल्फ्रेड वेलिस ये भी आपके सिमिलर कंक्लूजन पहुंचे थे अराउंड सेम टाइम, ठीक है। उसीलिए मतलब अच्छा हुआ कि, ठीक है, कि अल्फ्रेड वेलिस, आप समझो कि पहले बुक को, अगर इन्हों मान लो ऐसा कुछ होता उस समय, ठीक है, उस समय क्या हुआ पता नहीं भाई, आप उस समय मान लो ऐसा हुआ होता कि क्या पता, अल्फ्रेड वेलिस जो कि पहले ही अपना बुक को पब्लिश कर लेते, फिर डार्विन को कोई नहीं जानता भाई, डार्विन को फिर कोई नहीं जानता वैसे, ठीक है। आप जानते हो कि अल्फ्रेड वेलिस को आपने नाम सुना था पहले कि अल्फ्रेड वेलिस का, नहीं भाई, ये फेमस नहीं हुए थे। फेमस कौन हुए थे, जो पहले काम करता है वही फेमस होता, ठीक है, डार्विन, समझे। तो मान लो पहले बुक को पब्लिश कर दे तो आज हर कोई अल्फ्रेड वेलिस बोलता है, लेकिन डार्विन ने, ठीक है, पब्लिश कर लिया पहले, ठीक है, क्योंकि अब अल्फ्रेड वेलिस को थोड़ी पता था कि डार्विन का भी सिमिलर कंक्लूजन है बोल के, ठीक है। तो ये इसका कहानी था अल्फ्रेड वेलिस का।
जो आपको सुनानी थी, ठीक है। आई होप आपने समझा कि आखिर में अल्फ्रेड वेलिस मेले आर्चिपेलागो में काम कर रहे थे भाई, ये आपके सिमिलर कंक्लूजन में पहुंचे थे। जो डार्विन का कंक्लूजन था बिल्कुल आपके ये सिमिलर कंक्लूजन में पहुंच गए थे, ठीक है। ये इनका रिव्यू था, आप ध्यान से देखो, क्लियर है। ये डार्विन के बारे में पूरा ये क्या था भाई, स्टोरी था, ठीक है, जिससे आपको हर एक कॉन्सेप्ट इसका क्लियर समझ आया होगा, क्लियर। तो ये इसका मेन डार्विनिज्म कंप्लीट हुआ। हम लोग ने थियरी ऑफ डार्विन के बारे में ईच एंड एवरीथिंग को, जो इससे तो बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता भाई। आपको मैं बहुत डीप एंड बहुत इंटरेस्टिंग वे से आपको आई होप समझाने की कोशिश किया। इसमें आपको थियरी जो है डार्विन का मेन थियरी डार्विनिज्म, यह आपको अच्छे समझ आया होगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।